एक फ्रीलांसर के लिए और एक सैलरीड पर्सन के लिए क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए? 25-year-old फ्रीलांसर, 25-year-old सैलरीड पर्सन की स्टेबल सैलरी है और फ्रीलांसर का नेक्स्ट मंथ का ही पता नहीं होता, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज लोग फ्रीलांसर बनना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दे गेट पावर ओवर देयर टाइम। तो एक सैलरीड व्यक्ति, जैसे आपने कहा कि उसकी तो फिक्स्ड है, तो उसको पता है मेरा घर का खर्चा कितना है, बजटिंग कर चुका है, अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को जानता है, तो उसने फाइनली ये तय कर लिया है कि मैं फॉर एग्जांपल महीने का 5,000 रुपये का SIP करूँगा। अब यहीं एक फ्रीलांसर है, अब फ्रीलांसर को पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। मेरा सजेशन ये है कि फ्रीलांसर को भी एक नंबर फिक्स कर देना चाहिए। तो एक नंबर समझिए, वो कहता है कि मेरी इतनी इनकम होती है कि मैं महीने का 5,000 रुपये का एक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, चाहे मैं म्यूचुअल फंड में करूँ, चाहे मैं SIP के थ्रू करूँ, चाहे मैं FD में करूँ, चाहे मैं रिकरिंग FD में करूँ, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अभी मैं प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा, पर मेरा एक डिसिप्लिन है 5,000 रुपये का, मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना है। तो उसमें क्या होता है, माइंड में उसके लिए वो 5,000 एक कॉस्ट बन जाता है। और जब वो एक कॉस्ट बन जाता है, क्योंकि फ्रीलांसर क्या देखता है, मेरा घर का रेंट कितना है, मेरे सैलरी कितनी है स्टाफ की, मुझे एडिटर को कितना देना है, मुझे XYZ को कितना देना है, ये सब देना है, अच्छा जी मेरा इतना खर्चा हो गया, तो मुझे इतने की बिलिंग इस महीने करनी ही करनी है। तो वही खर्चे में वो 5,000 रुपये उसके भी जोड़ दे। तो उसको भी माइंडसेट में यही होना चाहिए कि ये 5,000 मेरा खर्चा है। अब अगर बाय चांस उतना पैसा नहीं आया उस महीने, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट और EMI में सबसे बड़ा फर्क ही है कि EMI इज एन ऑब्लिगेशन, इन्वेस्टमेंट इज अ चॉइस। तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एक महीना समझिए 5,000 नहीं, आप 2,500 ही कर पा रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2,500 कर दो। पर आपके माइंड में आप वो 5,000 को एक कॉस्ट बना लो कि ये मेरे को करना ही करना है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जैसे आप कहते हो कि घर का रेंट है, अब देना ही पड़ेगा ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो माइंड में जब आप अपनी P&L बना रहे हो, उसमें वहां पे आप अपना एक कॉस्ट डाल लो जो आपने इन्वेस्टमेंट का तय किया हुआ है। देखिए, हर व्यक्ति को नंबर्स के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। अपेक्षा जी, मेरे को 5 चीजें बताइए इस दुनिया में जो बिना नंबर्स के है। पानी पे भी क्वांटिटी होती है 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 10 लीटर पानी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक भी ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में क्वांटिफाई ना हो सके, जिसे क्वांटिफाई या जिसे नंबर्स में ना कन्वर्ट किया जा सके। एयर, हवा, एयर भी है, एयर के भी वॉल्यूम होते हैं, प्रेशर्स होते हैं, डायरेक्शन होती है, तो वो भी आपके नंबर्स आ जाते हैं। हर चीज के साथ नंबर एसोसिएटेड है, हर चीज के साथ नंबर एसोसिएटेड है। आप और मैं भी एक नंबर है, ठीक है, हमारे लिए एक आधार नंबर है, तो आप और मैं भी एक नंबर है, पैन नंबर है, ठीक है, वोटर ID है, तो हमें भी नंबर्स दिए गए हैं। तो नंबर्स का खेल हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं एक आर्टिस्ट हूं तो मेरे को नंबर से कोई लेना देना नहीं। आप आर्टिस्ट हो, आपका 90% समय आर्ट में जाना चाहिए। आप सिंगर हो, रियाज में जाना चाहिए। आप एक्टर हो, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, आपकी बॉडी पे जाना चाहिए। पर 10% समय तो आपका नंबर्स पे जाना चाहिए। आपको एटलीस्ट आपको ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बहुत बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूट में एक कंसल्टेंट हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव पैनल पे भी हूँ। अब आप बोलोगे साधुओं का नंबर से क्या है यार, साधु तो मतलब मुक्त हैं लोग, तो बिल्कुल सब कुछ भौतिक जीवन के सारे सुख छोड़ चुके। उनके लाइफ में सबसे बड़ा एलिमेंट ही नंबर है। मंदिर का खर्चा कितना होने वाला है, मंदिर में कितना, कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से दान आएगा, कौन से डोनर से दान लेके आऊँ इस महीने। मंदिर को भी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है। एग्जैक्टली। अगर मंदिर कोई ट्रस्ट की जगह, रेंटेड जगह पे, तो उसको रेंट भी भरना है, ठीक है। प्रसाद जो देना है, गरीबों की सेवा करनी है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो आपको हर क्षेत्र में आपको नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और अपने खुद के पैसे में तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ लोगों से ये आपके थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नंबर्स को आप ऐसे दूर में, मैं तो 10 तक नंबर्स किए थे, फिर मैंने 12th में नहीं की। अजीबो गरीब से रीजन आते हैं मेरे पास। कोई बोलता है मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी। हाँ, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी तो मैंने अकाउंट्स ले लिया। अरे यार, मैंने ये कौन सी बात होगी, मैथ्स अच्छी नहीं तो अकाउंट्स ले लिया, अकाउंट्स भी तो मैथ है। तो एंड ऑफ द डे आप ये मत बोलिए, ये कॉन्शियसनेस, ये सिग्नल्स मत भेजिए दुनिया को मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। आपका मैथ्स अच्छा है, बहुत सिंपल है, 2 + 2 4 ही होता है। और मेरे खर्चे कितने हैं ये जोड़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, दोनों का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सेम होना चाहिए। पर एक प्रोफेशनल को ये पता होना चाहिए कि बाई चांस एक महीना ठीक नहीं गया तो क्या मैं कहीं और कटौती कर सकता हूं, क्या मैं अपने जोमेटो का बिल कम कर दूं, या मैं एक महीने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन ना भरूं। तो उसके माइंड में वो इन्वेस्टमेंट को कितना तवज्जो देता है, वो उसके माइंड की चीज है। वो कहते हैं नहीं यार, मेरे लिए जोमेटो से तो खाना जरूरी है, मेरा नेटफ्लिक्स देखना जरूरी है, तो वो इन्वेस्टमेंट को कर्टेल करेगा। पर इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इज अ चॉइस, EMI इज अ फोर्स, वो तो वो आपका कंपल्शन है, ऑब्लिगेशन है।
तो आपको ईएमआई तो है नहीं कि भाई कल को कुड़की हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ईएमआई नहीं दी तो नाम खराब हो जाएगा, सिबिल खराब हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, बाउंस होने देना उस महीने, अगले महीने कवर करना, ट्राई टू कवर इट नेक्स्ट मंथ। दोनों सैलरीड को और फ्रीलांसर को दोनों को बजटिंग इंपॉर्टेंट है। बजटिंग हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। आज बिजनेसेस कैसे चलते हैं, रिलायंस कैसे चलता है, बजटिंग से चलता है। सर दो अप्रोचेज मैंने सुनी, पहले कहते हैं कि कन्वेंशनल अप्रोच ये थी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, तो वो सेविंग को इन्वेस्ट करो। अभी रिसेंटली मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि आपकी अप्रोच को चेंज करो, उसको करो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को किस तरह से लोगे? मेरी कंपनी का नाम है प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो ये जो आपने अप्रोच बोली ना, ये प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच है। यानी कि आपको पहले अपना जो इन्वेस्टमेंट करना है वो अलग निकालिए। इसको सिंपल कर देता हूँ, 3 गुल्लक है आपके पास, ठीक है। एक गुल्लक है जहां पे आपके इमरजेंसी फंड आप क्रिएट करते हो कि भाई कल को कुछ हो गया तो। एक गुल्लक है जो लाइफ के खर्चे चल रहे हैं आपके, जो आपको देने ही देने हैं। और तीसरा गुल्लक है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहला गुल्लक कौन सा भरोगे? इसमें आप सबसे पहला गुल्लक कौन सा भरोगे, ये आपकी चॉइस है। वो वेरी करेगा ना सर। हाँ। तो अगर आपने एक्सपेंडिचर का गुल्लक पहले भर दिया तो अब आपको पूरा पैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है मेरी 30,000 की तनख्वाह है, पूरे 30,000 मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इस गुल्लक में कितना भी भर सकता हूँ, ठीक है। पर उस गुल्लक में छेद है, वो तो जा रहा है बाहर। पर अगर ये 30,000 में आपको विजिबली 20,000 हो, अभी जैसे मेरे पास कभी लमसम पैसा आता है, मैं तो अपनी आंखों के सामने रखता ही नहीं, क्योंकि पैसे की एक फितरत है, पैसा जेब में उछलता है। पैसा जेब में जब उछलता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ मन करता है। अब मेल्स के लिए वो मन हो सकता है कि उनको बाहर जाके पार्टी करनी है या कहीं घूमने चले जाए, फीमेल्स के लिए मन हो सकता है वो शॉपिंग करेंगी। तो आप पहले ही अपनी आंखों से वो पैसा गायब कर दो कि भाई है ही नहीं वो पैसा। दूसरा गुल्लक जो आपको थोड़ा थोड़ा भरते रहना है, वो है आपका इमरजेंसी फंड। क्योंकि देखो इमरजेंसी पूछ के नहीं आती, जिस दिन आती है उस दिन आ जाती है। तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व बोलते हैं उसको। हाँ, तो हम इसको रनवे कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व कह सकते हो आप, इसको इमरजेंसी फंड कह सकते हो, कुछ भी नाम दे दो। तो आपको वो भी भरते रहना अपने करियर में, आपको वो भी एक फोकस रखना है कि मेरे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और तीसरा फिर आपके खर्चे हैं, वो तो आपको करने ही करने हैं। तो सर वो जो गायब करने हैं, जो लमसम आता है, फ्रीलांसर्स का तो यूजुअली लमसम ही आता है, तो उनको अगर गायब करना है किसी के लिए भी, तो कहाँ गायब करना चाहिए? देखिए इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, डिपेंड करता है गुल्लक कहाँ है। पहले आप है ना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ना बहुत गलत धारणाएं आज मार्केट में आ चुकी हैं। मैं MBA इन फाइनेंस हूँ और CFA हूँ, यानी 2 सबसे प्रसिद्ध डिग्रीज अगर फाइनेंस की कोई हैं, वो MBA और CFA है। वो दोनों मैंने करी हुई है। और ऐसा नहीं, आज से करीबन 16 साल पहले मैं MBA बना था, 2008 में MBA बना था, 2012 में मैंने CFA करी, तो मुझे काफ़ी समय हो गया। मैं फिर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद नहीं करता, मैं फिर भी डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो मेरा मेन काम नहीं है। दैट्स नॉट माई मेन जॉब। माई मेन जॉब इज़ टू टीच, कंसल्ट। मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ कि वो बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, उनको बिजनेस का फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए, मैं वो सिखाता हूँ। वो मेरा काम है। मैम, आप एक टीचर है, आप एक प्रोफेसर है, तो वो आपका मेन काम है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग मेन काम को छोड़ के इन्वेस्टमेंट को अपना काम बना रहे हैं, और वो उनको आती नहीं है इन्वेस्टमेंट कर। सर वो इन्वेस्टमेंट भी ऐसा हो रहा है कि वो ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। देखो ट्रेडिंग तो मतलब मैं क्या ही बोलूं, एंड आई एम वेरी मच अगेंस्ट ट्रेडिंग, जबकि मैं खुद पैसिवली बिल्ड करता हूं पैसा उसमें से, पर मैं उसको खेलना जानता हूं। भाई आप, कुछ लोग होते हैं जो स्किल्ड होते हैं पर्टिकुलर चीज में, कुछ लोग आग के साथ भी खेल रहे होते हैं, उनको डर नहीं लगता। कुछ लोग मौत के कुएं में बाइक चला रहे होते हैं, उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर उसकी प्रैक्टिस की होती है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है। फिर रिस्क उनका भी होता है। क्या मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। क्या मेरे लॉस नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। पर मेरे में झेलने की क्षमता है उसको। मेरा 100% कैपिटल उधर नहीं लगा हुआ, छोटा सा कैपिटल लगा हुआ। कितना परसेंट लगा होगा सर आपका? 10%। सिर्फ 10%? सिर्फ 10%। हमने, देखो मैं तो बहुत हैवी बजटिंग वाला व्यक्ति हूँ। मुझे आप पूछोगे संजय सर आपका फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, मैं आपको टू द डेसिमल बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्शियसनेस चाहिए। मेरे को मैं कॉन्शियस तो हूँ, बेसुध होकर कैसे जिंदगी जीऊं। आज अगर मैं किसी भी 25 साल के व्यक्ति से पूछता हूं कि भाई तू 15,000 महीने के खर्च कर रहा है, जरा ब्रेकडाउन तो दे, तू कहाँ खर्च कर रहा है, उसके पास आंसर नहीं है। राइट। तो उसको डालना कहाँ चाहिए पैसा? उसको वहां पैसा डालना चाहिए जो चीज उसको समझ आती है।